हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। एक बार कमेंट करके बताओ क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं। जल्दी से देखो, कल हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे और हम एक क्वेश्चन है तो होमवर्क करने के लिए। और तुम लोग अच्छा किए कि किए ना, तुमको पता है कि तुम कितना किए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आज एक क्वेश्चन फिर हम होमवर्क देंगे और देखेंगे कितने लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हो और बताते हो ना। तो सभी लोग रेडी हो। ये जान लो, देखो अगर जो ये क्वेश्चन करवा रहे हैं ना, इन सभी क्वेश्चन का अगर तुम सभी लोग अच्छे से एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो तुम्हारे एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और इस टाइप से बाहर भी एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। कम से कम इतना कर लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार, हम इसका मतलब पूरे बुक का मिक्स करके इतना क्वेश्चन कर ले रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं, तो आगे भी सारा चीज समझ लेंगे ना। तो हम ट्राई करेंगे क्वेश्चन के थ्रू हर एक चीज को समझा दें, ठीक है। और ये उम्मीद करेंगे तुम लोग उस चीज को नोट करोगे और नोट करने के बाद इसको बाद में एक बार रिवीजन भी करोगे। ये जान लेना कि एक बार क्लास देखने के बाद तुम्हें अपने नोट से रिवाइज करना है इस पूरे क्वेश्चन को फिर से एक बार, ठीक है। और ये भी है कि जितने क्वेश्चन दिखा रहे हैं साथ साथ में कम से कम क्वेश्चन को नोट करो, या फिर दो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, एक कॉपी में एक जगह इन सारे क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का मान क्या होगा। फटाक से जितने लोग भी आंसर दे दो, जितने लोग भी हो आंसर बताओ कितना आएगा। हमसे पूछा है कि 1 अपॉन अल्फा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन बीटा का मान कितना आएगा। और उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन सबको आता होगा कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना होता है, क्योंकि हमको इसका मूल जो अल्फा बीटा दिया है, अगर उसके बाद अगर इसकी वैल्यू पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अल्फा इंटू बीटा होता है, ये ऊपर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। कहने का मतलब ये हो गया कि ये अल्फा प्लस बीटा ऊपर हो गया, नीचे अल्फा इंटू बीटा हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है मूलों का योगफल अपॉन में मूलों का गुणनफल है, ठीक है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो फटाक से कि मूलों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम पूछें कि अगर द्विघात समीकरण होता है तो उसमें मूलों का योगफल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट में निकालना पता ही होगा। तो भैया तो होता है माइनस में बी बाई ए, ठीक है। क्या होता है माइनस बी बाई ए। देखो एक्स के जो पास होता है वो होता है ए, मतलब एक्स स्क्वायर का जो पास होता है वो होता है ए, ठीक है। एक्स के पास जो होता है वो होता है बी और जो यहां बचता है वो होता है सी, सीधी बात है। तो माइनस बी लिखा है तो बी का मान कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 1, आंसर कितना आएगा -2, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल आएगा -2, मतलब योगफल। अगर निकालो गुणनफल तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा अपॉन बराबर कितना सी बाई ए। मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए और सी का मान दिख ही रहा है 3 है। अगर हम 3/1 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा। एंड बस उसके बाद तो काम खत्म हो गया। अल्फा प्लस बीटा -2 आ गया, अल्फा इंटू बीटा 3 आ गया, ये दोनों मान उठाओ और वहां पे चिपकाओ, आंसर आ जाएगा, आएगा -2/3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, -2/3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखो जो हम लोग पढ़े होंगे दो चर में दो रैखिक समीकरण, ठीक है, उसमें अगर दो रेखाएं होती हैं तो दो रेखाओं के बीच का जो संबंध होता है क्या क्या होता है कि अगर सर दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं, ठीक है, दो रेखाएं समांतर हो सकती हैं, ठीक है, दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती हैं कि आपस में एक दूसरे को काट दें, और दो रेखाएं क्या हो सकती है संपाती हो सकती है, एक के ऊपर एक हो सकती है। ये 3 केस बनेगा और इन तीनों केस का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। कैसे बताए थे, देखो अगर समांतर होंगे, सोचो अगर समांतर होंगे तो भैया तीनों बराबर a1 अपॉन में a2, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ये होता है। और अगर एक के ऊपर एक होगा है तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू क्या c1 अपॉन में c2, सब बराबर, ठीक है। क्योंकि अगर ये एक के ऊपर सोचो ना, अगर ये रेखा है
अगर ये एक के ऊपर एक है तो मतलब दोनों का सेम चीज होगा, सेम होगा मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और लास्ट में c1/c2, बस तीनों बराबर होगा। लेकिन अगर समांतर होगा तो दूर हो जाएगा, मतलब लास्ट में बराबर नहीं होगा, बस काम खत्म। ये दो चीज, ये दो तो ना हमेशा अच्छे से याद होना चाहिए। और बचा लास्ट तीसरा वाला, सो जब प्रतिच्छेदी मतलब स्टार्टिंग में काट दिया है, काट दिया मतलब क्या कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, बस। अब देखो बोलते हैं कि इसमें संगत कौन है और असंगत कौन है। देखो जिसमें रेखाएं टच करती हैं एक दूसरे को या कट करती हैं कहीं ना कहीं, तो उसे बोलते हैं ये क्या है, संगत है। तो देखो जो प्रतिच्छेदी रेखा होती है वो एक जगह कट करता है, और जो संपाती होता है वो बहुत जगह कट करता है, मतलब बहुत जगह होता है। तो ये क्या होता है, संगत। ये दोनों केस क्या है, संगत का केस है ना। तुमसे सवाल में क्या पूछा है कि अगर कोई समीकरण दिया है जिसमें a1/a2 b1/b2 बराबर है और तीसरा वाला बराबर नहीं है। देखो अगर तीसरा वाला बराबर नहीं है तो बोलते हैं कि समांतर है। क्या है, समांतर है, मतलब दूर दूर जा रहा है तो कहीं काटेगा नहीं, काटेगा नहीं मतलब ये असंगत है। क्या बोलेंगे, असंगत, कोई हल नहीं, बोलेंगे कोई हल नहीं, ठीक है, क्योंकि समांतर रेखा है, समांतर रेखा में कहीं पर भी काटेगा नहीं, कहीं पर नहीं काटेगा, बोलेंगे असंगत, असंगत मतलब इसका कोई हल नहीं है। तो सिंपल सा बेसिक के साथ सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, और उसको एक बार देख लो तो रिवाइज कर लो और साथ साथ में लिख लो, ठीक है, क्योंकि लिखने से कोई चीज हमेशा लंबे समय तक याद होता है, दिमाग में रहता है कि हाँ इसको हम ऐसे लिखे थे, ठीक है। तो अगर कभी तुम दोबारा उस चीज को लिखोगे, अगर बाय चांस तुम गलत कर रहे हो तो हल्का सा याद आता है कि यार इसको तो हम ऐसे कभी किए थे ना। तो एक दो बार कम से कम लिख के प्रैक्टिस कर लो। ये बताओ, बोला द्विघात समीकरण x² - 5x + 4 = 0 का विविक्तर निम्नलिखित में से कौन होगा। ये तो बहुत सिंपल है ना। देखो कंपेयर करोगे सर, x² का जो पास होता है वो होता है a, x के पास जो होता है वो होता है b, और जो लास्ट में जो बचता है वो मेरा होता है c, बस। और विविक्तर होता है d = b² - 4ac। अब इसको तुम लोग सॉल्व करो और बताओ कितना आएगा। d दिखाते ना, डिस्क्रिमिनेंट, इसी को बोलते हैं विवेक्तर। b² - 4ac कितना मान आएगा अगर हम निकालेंगे तो। b का वैल्यू है -5, तो -5 का स्क्वायर रख देंगे। देखो यहाँ पे लिख देंगे क्या, -5 का स्क्वायर माइनस में 4 × 1, फिर इंटू में 4 लिखो, और क्या, बस इसी को सॉल्व कर लो। देखो ये हो जाएगा 25 माइनस में 4 चौका 16, कितना जाएगा 9, कितना आएगा 9, आंसर होगा 9। क्लियर है, एकदम सिंपल सा था, बेसिक सा फॉर्मूले पे था। चलो ये बताओ, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में, देखो समांतर श्रेणी का मतलब होता है भैया अंतर समान रहे, ठीक है, मतलब या तो समान रूप से घटे या तो समान रूप से बढ़े, ठीक है, देखा ना, समान अंतर, अंतर समान होना चाहिए। अंतर समान मतलब कि दो दो घटना या दो दो बढ़ना, ठीक है, या तीन तीन घटना तीन तीन बढ़ना, ठीक है, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा इसमें से। देखो पहला जो ऑप्शन लिखा है 2, 4, 8, 16, देखो ये अंतर समान नहीं है। देखो अगर 2 से 4 होगा तो 2 का अंतर है, फिर 4 से 8 में 4 का अंतर है, 8 से 16 में 8 का अंतर है, फिर ये आगे तो है ये नहीं है, जाने दो। तो ये अंतर समान है नहीं, ये तो गुणा हो रहा है ना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये तो गुणा हो रहा है, अंतर थोड़ी गुणा हो रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा, जाने दो, हटाओ। ये देखो 3 से 5 हुआ, फिर 4 हुआ, 2 हुआ, ये तो कोई अंतर ये नहीं, ये भी नहीं होगा, मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखो ये होगा, देखो -10 है, देखो -10 है, इसमें 4 जोड़ेंगे तो माइनस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। -6 है, इसमें 4 जोड़ेंगे -2 होगा, ठीक है। -2 है, इसमें 4 जोड़ेंगे फिर 2 हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है, ये समांतर श्रेणी में है। और कुछ समांतर श्रेणी में निकाल के देखो, ये देखो रूट में 3 है, ये रूट में 6, रूट में 9, निकाल के देखें। देखो सर्वांतर निकालते हैं क्या, हमेशा a2 - a1 करते हैं और फिर a3 - a2, मतलब हमेशा अगले में से पिछले वाले को माइनस करते हैं। तो अगर हम बोलेंगे √6 में से √3 को घटा दो, और देखो अगर 4 ऑप्शन है तो उन चारों में से कोई एक ही सही होगा। तो जब एक सही हो गया तो इसको कोई मतलब चेक करने का कोई कंपल्सरी यानी कि चेक करे, क्योंकि इन चारों में से एक सही होगा और वो एक हमको पता चल गया, ठीक है। तो ये तो कभी होगा नहीं, बट फिर भी चेक करके देख लेते हैं, ठीक है।
रूट में 6 तो कभी सॉल्व होगा नहीं है। देखो रूट में 6 तो ये सीधा रहेगा, ये तो कभी सॉल्व होगा नहीं। देखो ई कभी अइबा नहीं करेगा, ये कुछ होगा नहीं करेगा, हटाओ तो क्या कोई मतलब है ही नहीं। ये 3 आएगा, यहाँ पे रूट 6 आएगा, ये सब अलग अलग आएगा, है ये नहीं, तो ये भी नहीं होगा ना, काम खत्म। और डायरेक्ट देख सकते ना, बस डायरेक्ट देखो कि भैया अंतर सेम है कि नहीं, बस जिसका अंतर सेम है काम खत्म, आंसर, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव नहीं कि पूरा में अच्छे से सॉल्व करना है, लिखना है, आराम से एक बार में करना आंसर। ये बताओ, बोला 1/√3 किसका मान है। अब देखो ये बोले थे कि ट्रिग्नोमेट्री में जो टेबल होता है, उस टेबल में ना साइन का, कॉस का, टेन का, मेन देखो साइन का है और कॉस का है एंड उसके बाद टेन का, बस इन तीनों का अच्छे से वैल्यू लर्न कर लो। अभी 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, बस यही 4-5 है। उसमें से तुमको 30, 45, 60 ये 3 मान याद करना है। 30, 45, 60 का ले देखो कुल 9 मान होगा, यही 9 मान याद करना। और उसको ऐसे याद कर लेना है कि बस जैसे वैल्यू देखे तुरंत आंसर, ठीक है। मतलब उसमें कुछ सोचना ना पड़े, कुछ ट्रिक ना बनाना पड़े, डायरेक्ट आंसर आ जाए, समझे कि नहीं। तो साइन कॉस टेन, क्या बोलेंगे, साइन कॉस 10 का हमको मान याद करना है। अब बताओ, देखो 1/√3 है तो ये कितना लिखा है, साइन π/6। देखो याद कर लो, देखो पाई बराबर होता है 180 अंश, ठीक है, पाई बराबर 180 अंश मानो, तो पाई बराबर 180 अंश होता है। तो ये सब याद कर लो फटाक से कि अगर 30 अंश है तो 30 अंश का मतलब होता है π/6, ठीक है। और अगर 60 अंश है तो हो जाएगा π/3, ठीक है, भूलना मत ना। देखो ये π/3 लिखा है ना, अगर π/3 लिखा मतलब 60 अंश है, तो ई है क्या, ई है साइन 60 अंश, ठीक है। और हमको पता है साइन में तो इतना कभी होगा नहीं करता है, हटाओ इसको, ठीक है। देखो ये लिखा है कॉट 60 अंश, तो कॉट 60 अंश का मान निकालो, देख लो कितना आता है। देखो साइन कॉस में तो कभी √3 अइबा नहीं करेगा, 1/, में हटाई दो, मतलब साइन कॉस तो कभी होगा नहीं, ठीक है। देखो ये कितना है, ये लिखा है tan 30 अंश। अब बताओ tan 30 अंश का मान याद है, अगर याद है तो काम हो जाएगा, क्योंकि हमें साइन कॉस 10 पे पहले फोकस करो, क्योंकि हम जब भी याद करते हैं ना, हमेशा हम साइन का, कॉस का, 10 का मान ही याद करते हैं। उसके बाद बाकी सबका तो बस उल्टा करके, कंपेयर करके समझते हैं ना, ये बात। तो यही बात, ये तो आंसर आ जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलो, कि tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। और अगर बोला जाए tan 60 अंश का मान, तो अगर tan 60 अंश होगा तो ये हो जाएगा √3, ठीक है। अगर पूछा जाए tan 45 का मान, ठीक है, तो वैल्यू देखो एकदम याद होना चाहिए कि tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। कुछ भी एक्स्ट्रा ना सोचना पड़े, बस फटाक से दिखा, उसके सामने उसका आंसर लिखो। और अगर वैल्यू देखो लर्न नहीं हो रहा है तो उसे एक बार लिखो, और बस 3-4 दिन लगातार देखोगे, याद हो जाएगा। बस तुम्हें उसे देखना है, हाथ रखना है, हाथ रख के बस देख देख के उसे पढ़ना है, ठीक है। 15 मिनट 20 मिनट डेली पढ़ोगे, वो 3-4 वैल्यू याद हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है ना, लेकिन अगर करना चाहोगे तो। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ये बताओ ट्रिग्नोमेट्री, देखो ये जान लो। देखो वैसे भी फॉर्मूला बहुत कम है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर बात करें सिलेबस के हिसाब से, तो सिलेबस के हिसाब से फॉर्मूला बहुत कम दिया है, ठीक है। अब वो फॉर्मूला बस तुम्हें क्या करना है, एक जगह लिखना है, और उन सबको डेली 1 बार 2 बार, मतलब डेली 1 बार पढ़ना है, डेली 1 बार पढ़ना है। और ऐसा काम 5 से 6 दिन लगातार करोगे, सारा जाएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बस फॉर्मूला है, अगर तुम्हें फॉर्मूला जितना अच्छे से याद है, जितना अच्छे से रटा हुआ, जैसे पहाड़ा याद होता है ना, 3 का 4 का एकदम रटा हुआ है, रट रट के, तो उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री को जो जितने सारे फॉर्मूले हैं सबको 5 बार 6 बार लगातार कर लो, 5-6 दिन, तो वो भी रट जाएगा, याद हो जाएगा। अब जिस दिन तुमको सारा फॉर्मूला रट जाएगा, ये सब सिंपल लगेगा एकदम, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन देखो उन्हीं लोगों को नहीं आएगा समझ में कि यार जिनको फॉर्मूला नहीं याद है। अब जिनको फॉर्मूला याद है वो तुरंत बोलेंगे कि 1 + tan स्क्वायर है, ये तुरंत बन जाएगा sec स्क्वायर है, और ये cosec स्क्वायर रहने देते हैं। अब जिससे नहीं याद होगा सोचेगा क्या करे, कैसे तोड़े, ठीक है। अब देखो sec स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे भैया 1/cos स्क्वायर है, ठीक है। इसको लिख देंगे क्या, 1/sin स्क्वायर है, ठीक है। sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे cos स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है। sin/cos tan होता है तो ये tan स्क्वायर a हो जाएगा। बस कुल फॉर्मूला है
कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं है, बस अगर तुम्हें फॉर्मूला याद लाइन से कि हाँ ये फॉर्मूला होता है, ये होता है, ये होता है, बस। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन तो कुछ है नहीं कि कैलकुलेशन है कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, ऐसा कुछ करना है नहीं, बस जो फॉर्मूला है उसका आराम से बस मान रखना है और आंसर लेके चले आना है। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ठीक, बोला है कि दी गई आकृति में यदि टीपी और टीक्यू, यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले, टीपी और टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि टी ओ क्यू बराबर 110 अंश और पी टी क्यू बराबर इतना है, तो ये बताना है ना, ये वाला एंगल देखो, जो ये टी वाला एंगल है ना, इस वाले एंगल की वैल्यू बतानी है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद है कि नहीं। ठीक है, कि स्पर्श रेखा द्वारा, देखो ये बिंदु है ना, इस स्पर्श जो बाहर बिंदु है, इससे जो स्पर्श रेखा बनेगी, स्पर्श रेखाओं द्वारा जो केंद्र पर जो बना कोण होता है, केंद्र पर बना कोण और इसके सामने बड़ा कोण, इन दोनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होना चाहिए। तो अगर ये 110 है, ठीक है, अगर 110 है तो तुम अपना दिमाग लगाओ कि यहां पे कितना होगा कि जोड़ने पे 180 अंश आंसर आए। अगर ये 110 है तो यहां पे कितना होगा कि जोड़ने पे 180 है, तो 110 प्लस 70 होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 70 डायरेक्ट। ठीक है, बिना लिखे पीके ऐसे कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव कैसे करना है कि यार हम सोचते हैं कि उसे बिना कम से कम लिखे, मतलब बिना लिखे ही कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, जितना सिंपल हो सके, क्योंकि हर एक चीज का बेसिक हम पढ़ चुके हैं, सॉल्व कैसे करते हैं पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे उस चीज को कैसे फास्ट करें ना, कि लिखने का जरूरत कम से कम पड़े हमको। चलो अब ये बताओ, अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही से दे दो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही सही दे दो। कितना आएगा, बोला यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सपोज करो, सपोज क्या करो, देखो यहाँ पे बना दिए हम ना, ये एक वृत्त है, ये बिंदु P है ना, इस बिंदु P से इस पर एक स्पर्श रेखा, जैसे मान लो ये स्पर्श रेखा है, लग नहीं रहा है लेकिन है ऐसे ना, जस्ट इमेजिन लो, ऐसे चला गया, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो मान लो ये A हो गया, ये B हो गया और इसका केंद्र यहाँ पे O हो गया वृत्त का। ठीक है, तो ऐसे बना है, ये ऐसे है ना, ऐसे फिगर बनेगा। तो ये बोलता है, क्या बोलता है कि PA और PB के बीच का जो कोण है, देखो मतलब ये जो कोण है, ध्यान देना, ये जो कोण है ये 80 अंश है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है POA का मान बताओ। देखो P यहाँ पे मान लो O है और ये A है ना, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सुनना, हमको पता है कि देखो अगर ये ऐसे कंपेयर करो, पहले देखो कि अगर सर ये 80 था, देखो अगर ये 80 था तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो बाहर था जहां से हम स्पर्श रेखा खींचते हैं ना, इस बिंदु से इस बिंदु पर जो बना कोण होता है और जो केंद्र पर जो बना कोण होता है, दोनों का योगफल होता है 180 अंश। ठीक है, तो अगर ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा, एकदम सिंपल है। अगर ये 80 तो ये 100, दोनों को प्लस करने पे 180 आना चाहिए था, तो 80 तो 100। अब देखो क्या किया गया है, अगर हम इस एंगल को लेते तो क्या है, देखो ये जो होता है ना एकदम इसके बीचों बीच से जाता है, मतलब आधा आधा करेगा, आधा आधा। ठीक है, तो अगर 80 था तो ये हो जाएगा 40, ये 100 था तो हो जाएगा 50, बस काम खत्म। और क्या, 50 हो गया, तो एंगल कितना आएगा 50। ये सब प्रॉपर्टी है। अगर प्रॉपर्टी देखो, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद है ना, तो प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन है, आराम से करना है। और हमको पता है कि स्पर्श रेखा से कोण कितना बनता है, यहाँ पे 90 अंश बनता है। ये भी तो पता होगा ना कि जो स्पर्श रेखा जहां से गई होती है उसको अगर हम केंद्र से मिलाएंगे तो एंगल कितना बनता है 90 अंश का, तो 90 अंश का कोण बनेगा वहां पर। देखो 40 50 90 180 हो भी जाएगा। त्रिभुज की तीनों
कोणों का योगफल 180 अंश। बस प्रॉपर्टी है था, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी अगर अच्छे से याद था, ठीक है, तो कर लोगे। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता होगा तो जो हम बताएं उसे समझो और उसे याद करो कि हाँ आमने सामने का कोण 180 होता है, अगर ये 80 तो 100 हो जाएगा। फिर जो बीच में जब रेखा खींच के मिलाते हैं तो वो आधा आधा बांट देता है। इसकी प्रॉपर्टी है कि जब तुम उस लाइन को मिलाओगे तो वो आधा आधा करेगा और हमेशा करेगा, ठीक है। तो 100 था तो 50 हो जाएगा। ये बोलो, बोला है कि एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। सोचो, देखो एक घन दिखा है, एक घन तुमको दिखा दे रहे हैं। देखो एक घन मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं, नहीं 6 भुजाएं ना, 6 होता है ना, 6 फलक होगा ना। घन मतलब भैया जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, मतलब लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर हो, सब x हो या सब a हो। मान लो सब a ले लिए ना, तो एक घन दिया है जिसका आयतन दिया है। देखो घन का आयतन, देखो लिखा है ना कि घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का क्यूब। अगर बात करें फॉर्मूले से, अगर कोई घन होता है तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, तो भुजा का क्यूब बराबर कितना दे दिया? 125। बस अब इसी को सॉल्व कर लो, निकाल लो कि भुजा का मान कितना आएगा। और अगर भुजा का मान आ गया तो जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 6a का स्क्वायर। क्योंकि अगर हम एक देखे पृष्ठ ना, देखो जो ये आगे दिख रहा है पृष्ठ ना, ये एक वर्गाकार होता है, वर्ग लग भी रहेगा ना, ये वर्ग लग भी रहा है। देखो ये इसकी लंबाई a, चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? a स्क्वायर। तो जो ये एक फलक है, एक फलक का एरिया होगा a स्क्वायर। तो ऐसे कुल 6 फलक होंगे, तो 6 फलकों का एरिया होगा 6a का स्क्वायर। अब हमको बस भुजा का मान चाहिए, तो उसी भुजा का मान हम लोग निकालेंगे इस फॉर्मूले से, क्योंकि हमको दिया है कि भैया घन का आयतन 125 है, तो भुजा का क्यूब, ये फॉर्मूला होता है घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो a का क्यूब बराबर 125, तो यहां से a बराबर निकाल लो कि भैया 125 का घनमूल, क्या बोलेंगे? 125 का घनमूल। तो 125 का घनमूल होता है 5। कितना होता है? 5। अब ये 5 आ गया तो यहाँ पे 5 रख दो, एक हमारा रखो 5, और बताओ आंसर कितना आएगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बस निकाल के बताओ। ठीक है, यहाँ पे ये a है, बस इस a का मान रखो। अगर हम लोग रखेंगे a का मान 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 छक्का 150, ठीक है, तो ये हो जाएगा 150 मीटर क्यूब। ठीक है, तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा 150। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसे करके दिखाओ। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें हम लोग त्रिभुज बना के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया है हमको, दिखा है tan थीटा बराबर 5/12। आराम से करना है, ठीक है। tan थीटा बराबर कितना दिया है? 5/12। ठीक है, अब अगर ये 5/12 है तो sin थीटा का मान हमसे पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? तो tan थीटा जो दिया है उसका यूज करके हम लोग बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। ठीक, और साइन कॉस टेन का जो लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब में जो फॉर्मूला होता है वो आना चाहिए ना, ध्यान देना। देखो लिखा है कि tan थीटा बराबर 5/12, और tan का मतलब होता है क्या? लंब बटे आधार, पता है ना। अरे tan थीटा बराबर क्या उतना होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, मतलब एक ऐसा त्रिभुज, क्या बोलेंगे? एक ऐसा त्रिभुज जिसका लंब 5 है और आधार 12 है। तो बता दो कर्ण कितना हो जाएगा? ये एंगल थीटा है, ये समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलते हैं हमको। ठीक है, समकोण त्रिभुज रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लंब हो गया 5, आधार हो गया 12, तो कर्ण कितना होगा? हाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और बोलेंगे कि कर्ण निकालना है, तो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 25 प्लस 144। ठीक है, तो 25 प्लस 144 करोगे तो आ जाएगा 25, 169 ना। तो रूट में 169 कितना हो जाएगा? 13। लो, तो इसका आंसर कितना आएगा? 13 आ जाएगा। तो जो कर्ण होगा, कर्ण हो जाएगा 13। ठीक, अब बता दो साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण।
एकदम डायरेक्ट जुबा पे याद होना चाहिए ना, समझेगी नहीं सभी लोग। तो लंब बटे कर 5/13 काम खत्म। 5/13 कहाँ गया, 5/13 ये रहा, तो 5/13 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो ये बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आएगा फटाक से, तेजी के साथ। बोला यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान बताइए। माध्य मतलब होता है बराबर बराबर बांटना, उसी को बोलते हैं औसत, उसी को बोलते हैं समांतर माध्य। ठीक है, तो माध्य दिया है, माध्य मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। ठीक है, बोलते हैं प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, मतलब कुल कितने हैं सबका योगफल बटा में कुल कैट हैं उनसे भाग कर दो। ठीक है, देखो अगर तुम इसका माध्य निकालोगे ना, तो जो माध्य का फार्मूला होता है, माध्य का फार्मूला होता है प्रेक्षणों का योगफल। क्या बोलते हैं, बोलते हैं प्रेक्षणों का योग, ठीक है, बटे में प्रेक्षणों की संख्या। क्या बोलते हैं, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। देखो माध्य कितना हो जाएगा, देखो माध्य दिया है 10, ऊपर क्या करेंगे प्रेक्षणों का योग जोड़ दो, 6 + 8 + 9 + x, ठीक है, और प्लस में 13, ठीक है, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, ये होता है प्रेक्षणों का योग, बटे में क्या होता है प्रेक्षणों की संख्या, मतलब कुल कै ठो प्रेक्षण हैं। देखो गिनो, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 5 ठो, ऐसे। अब इसी को सॉल्व करो, ये जाएगा 5 × 50, ठीक है, इसको प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 8 × 6 = 14, 8 × 6 = 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा 8 × 6 = 14, 14 14 और 9 23, 23 और 3 26, 36 हो जाएगा ना, 36 + x हो जाएगा, तो x = निकालोगे तो घटा दोगे, आ जाएगा 14। ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, अगर फॉर्मूला पता होगा तो बस उसमें मान रखना है और बस सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बताओ, ये सबसे इजी क्वेश्चन है और सबसे कठिन भी है, क्योंकि बहुत लोग को पता होता है कि क्या होता है आभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, लेकिन उसमें भी कंफ्यूजन होता है कि वह कैसे कौन होगा ना। तो अगर कभी भी लिखे होगा तो याद होगा, अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से, याद है नहीं, अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2। क्या होती है 2। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड। तो एक तो कुछ होता नहीं है, देखो एक जो होता है ना तो भाज्य होता है ना तो अभाज्य होता है, फिर उसके बाद 2 होता है अभाज्य संख्या, 3 होता है अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद 4 होता है भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। और पूछा है कि का गुणनफल कितना होगा, हमें दोनों का गुणा करना है, तो 2 और 4 मिल गया, इन दोनों का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बस पता होना चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या वो होती है 4, दोनों का गुणा करना है, 2 × 4 = 8। अब ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन का बताओ आंसर। बोला यदि p + 1, 2p + 1 और 4p - 1, ठीक है, AP में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, समांतर श्रेणी में है, तो p का मान बताइए भैया। देखो e फॉर्मूले वाला लिखा है ना, इसमें मत घुस जाना कि सर जी यहाँ पे p आ गया क्या, ये फॉर्मूले वाला p है कि भैया AP फुल फॉर्म, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये वाला p है, और ये क्वेश्चन में p दिया है एक को, तो दोनों अलग अलग है, दोनों को एक ही मिक्स मत कर देना। देखो क्या बोलेंगे, अगर सर कोई भी क्रम समांतर श्रेणी में है तो उसका जो सर्वांतर है वो बराबर रहेगा, मतलब 2 पदों के जो बीच का अंतर है वो होना चाहिए बराबर, मतलब दूसरे में से पहला घटाएं तो जो आंसर आएगा, तीसरे में से अगर दूसरा घटाएंगे जो आंसर आएगा, दोनों सेम आएगा, ठीक है, सर्वांतर बराबर होना चाहिए। क्या बोलेंगे,
सर्वांतर बराबर होना चाहिए, अगर वो समांतर श्रेणी में है तो देखो इसमें अगर 3 पद है, देखो p+1, 2p+1 और 4p-1, अगर ये 3 पद है, अगर ये तीनों पद समांतर श्रेणी में है तो बोलेंगे दूसरे में से पहला घटाओ और तीसरे में से दूसरा घटाओ। देखो हर एक के बाद दूसरा, ऐसा देखो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि तीसरे में से घटा देंगे दूसरा, तीसरे में घटाएंगे पहला, बोलेंगे घटाना तो है। देखो भैया घटाना है ठीक है, लेकिन हमेशा क्या करते हैं, हर आगे वाले स्टेप में से जस्ट उससे पीछे वाले को माइनस करते हैं ना, तब जाके हमको मिलता है अंतर कि भैया कितने का अंतर है। तो देखो इसलिए लिखे कि भैया a2 - a1 कि दूसरे में से पहला, फिर a3 - a2 तीसरे में से दूसरा, ठीक है, 2 से पहले 1, 3 से पहले 2, ठीक है। चलो सबका मान रखो, देखो यहाँ पे हो जाएगा 2p+1 माइनस, और इसको लिखोगे ब्रैकेट में, और ये हो जाएगा 4p-1 माइनस में 2p+1 ऐसे। अब इसको सॉल्व करो, बताओ p के इक्वल टू कितना आएगा। 2p+1 माइनस p-1 बराबर 4p-1 माइनस में 2p-1, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काटो, देखो -1 + 1 कट जाएगा और कुछ तो कटेगा नहीं। देखो 2p में से 1p जाएगा भैया, 1p बच जाएगा, हाँ ये बचेगा 2p -2 -2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसको इधर कर दो, देखो हो जाएगा p - 2p बराबर -2, ठीक है। देखो p में से, देखो सोचो ये 1p है ना, कुछ नहीं मतलब ये 1p है, तो अगर 1p में से 2p जाएगा तो भैया 1p बचेगा और माइनस में बचेगा ना, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। घटा लोगे ना, p -2p है तो माइनस में p आएगा, माइनस p इक्वल टू -2 तो p इक्वल टू 2 हो जाएगा, p इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। उम्मीद करेंगे कुछ तो आ रहा होगा ना। ये बताओ फटाक से कितना आएगा, 3 - √3, ये क्या है, ठीक है। देखो एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से आना चाहिए ना, कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो 3 - √3 ये कैसी संख्या है बताना है, परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की, वास्तविक संख्या की, कोई नहीं है। एक पूर्णांक है, वास्तविक नहीं पूर्णांक लिखा है, वास्तविक तो होगा ही होगा, नहीं वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक अपरिमेय सब होगा। देखो परिमेय तो होगा नहीं, अगर सोचे इसमें √3 आ गया तो भैया क्या होगा, अपरिमेय होगा, काम खत्म। अगर √3 है तो अपरिमेय होगा, ठीक है। ये बताओ, बोला निम्न से कौन बहुपद है। बहुपद का मतलब होता है x के पावर n, ठीक है, जहां पे n बराबर होता है, n बराबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। क्या होता है, पूर्ण संख्या, मतलब n का मान क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, समझे कि नहीं। अगर कोई पूर्णांक है, मतलब अगर कोई बहुपद है तो वो x के पावर n का फॉर्म होना चाहिए, जहां पे x के पावर अगर n है तो n का मान होना चाहिए पूर्ण संख्या, मतलब या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई भी बहुपद दिया है, उसे चेक करना है कि बहुपद है कि नहीं, तो बस x का घात देखो, अगर x का घात पूर्ण संख्या है तभी जाके वो क्या होगा, बहुपद होगा ना। देखो यहाँ पे देखो x के पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब x के पावर 1 है, मतलब e तो है, ठीक है। देखो x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, कुछ नहीं मतलब x के पावर 1 है, ठीक है, सही है। देखो यहाँ पे x के पावर 1 है ना, इसको देखो जब तुम ऊपर लेके जाओगे, यहाँ पे x के पावर 1 है ना, पता है ना, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये घात हो जाएगा माइनस, हो जाएगा x के पावर -1, और ये -1 आ गया तो e नहीं है ना। देखो यहाँ पे x के पावर 2 है, कुछ नहीं मतलब x के पावर 1 है, मतलब e है, तो e वाला देखो ऑप्शन सही होगा। हमसे बोला है कि कौन सा बहुपद नहीं है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोला निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है। देखो ये तो बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी है, ये वाला जो है ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x का पावर -1 है, ये बहुपद नहीं है, तो ये मेरा आंसर होगा ना, क्योंकि पूछा है कि इन चारों में से कौन सा बहुपद नहीं है, तो ये वाला जो है बहुपद नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो सही से वो टिक करके निकल गए, क्वेश्चन पढ़ना, पूछा है कि कौन बहुपद नहीं है, तो जो नहीं है उसको टिक करना है। चलिए ये बताओ, देखो बोला है कि समीकरण निकाय 2x + ay ना, इसको समीकरण लिख दे ऐसे, क्या लिखेंगे, 2x + ay -1 = 0, समीकरण नंबर 1 बना लो, ठीक है, क्योंकि हमेशा ax
प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। उस तरह इसको भी कर लो, 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0, सिंपल नंबर 2। ठीक है, हो जाएगा। तो बोला कि एक एक किस मान के लिए इसके अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, क्या दिख रहा है, अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल मतलब होता है केवल एक हल। और एक हल कब आता है, एक हल तब आता है जब सर दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बोलते हैं इसका अद्वितीय हल है, मतलब इसमें केवल एक हल मिलेगा। और इस केस में क्या होता है, सोचो जब ये स्टार्टिंग में कट गया, सोचो स्टार्टिंग में कट गए तो मतलब a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब स्टार्टिंग वाला ही पोर्शन बराबर नहीं। जब ये कट गए, लड़ गए, तो भैया हम इसे बराबर करेंगे ही नहीं। तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो गया, जब वो प्रतिच्छेदी होंगे तब। अब बराबर कर लो भैया, a1 का मान देख लो, इसे देखो ना, अरे ये तुम्हारा a1 हो जाएगा, ये तुम्हारा a2 हो जाएगा। क्या लिखोगे, 2 बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा a और ये कितना हो जाएगा माइनस में 5, बस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, देखो इसको क्या करो, इसको इधर भेजो, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा a डज नॉट इक्वल टू माइनस 10/3, ये कि जो a का मान होगा माइनस 10/3 के बराबर नहीं है। ठीक है, तभी इसका अद्वितीय हल होगा। बस ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन बस याद होना चाहिए कि कंडीशन कि अद्वितीय कंडीशन ये होता है, बस सबका मान रख देना और आंसर आ जाएगा। और क्या करना, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। चलो ये बताओ, बोला है वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 माइनस 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, ऐसा समीकरण, ठीक है, जिसमें अगर तुम x बराबर 3 रख दो, मतलब सोचो जिसमें हम x बराबर 3 रख दे या फिर x बराबर -3 रख दे तो उसका आंसर 0 हो जाए। ऑप्शन चेक कर लो ना यार, सॉल्व क्या करना है, देखो बस सोचो कि यार ऐसा कौन सा द्विघात समीकरण है जिसमें अगर हम x बराबर 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, रखो 3 का स्क्वायर 9, ये तो कभी होगा नहीं करेगा। यहाँ पे रखो 3 का स्क्वायर 9, इसको देखो मिल जाएगा, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि अगर x स्क्वायर -9 बराबर 0 है तो x स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा, तो x इक्वल टू रूट में 9 हो जाएगा, तो आंसर आएगा x इक्वल टू +-3। ये तो हमको सॉल्व करके ही मिल गया डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि सिंपल था। अगर कभी भी एक बार भी क्वेश्चन किए होंगे, द्विघात समीकरण को सॉल्व किए होंगे, तो याद तो रहेगा ना कि x स्क्वायर -9 बराबर 0 है, उधर करेंगे +9 होगा, +-3 आएगा, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, काम खत्म। अब बाकी सबको चेक मत करो कि ये होगा कि नहीं होगा। भैया जब इन चारों में से अगर एक खुद सही हो गया तो दूसरा कभी सही होगा ही नहीं। ठीक है, अगर होगा तो मतलब ऑप्शन गलत है ना, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, चारों में से कोई एक ही सही होगा। अगर 2 होगा तो लिखा होगा कि हाँ बी और सी, ए और सी, ऐसा लिखा होगा। ये क्वेश्चन करके दिखाओ टाक से। बोला है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होता है, n n+1/2। किसको किसको फॉर्मूला याद है, अगर बोला जाए कि +1 +2 +3 करते 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 अगर हमें n पदों तक का योगफल निकालना होता है प्राकृतिक संख्याओं का, अगर 1 से लेके n तक, n मतलब जहां तक चाहिए तहां तक, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में n+1। ये फॉर्मूला होता है ना, n/2 ब्रैकेट में n+1, जहां पे n का मान कितना हो जाएगा, 200 रख दो भैया, 200 गुणे 201/2 गुणा कर लो, 100 आ जाएगा, तो 20100, देख लो आंसर के दिया है। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, आराम से देखो। जब तुम लोग समांतर श्रेणी पढ़ते हो ना तो उसी में सब फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो उसी में इसको हम लोग नोट करके लिख लेते हैं कि हाँ n पदों का योगफल, सम पदों का योगफल, विषम पदों का योगफल, ठीक है, और सर्वांतर में n पदों का योगफल, ऐसे कर करके 4-5 उसको याद कर लेते हैं कि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसे हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं कि यार हमें पूरा प्रोसेस ना करना पड़े। बस तो फॉर्मूला याद रखना, आराम से रखना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा ना, देखो ये काटेंगे भी, ऐसा नहीं कि सर जी कहाँ से कर दिए आप, ये देखो ये काटोगे तो यहाँ पे 100 आएगा ना, कट जाएगा 100 आ जाएगा, गुणा कर दोगे फिर 100 से,
आंसर आ जाएगा। चलो ये बताओ, देखो लिखा है दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। पता है कि नहीं? अगर हम दो त्रिभुज लेते हैं, मान लो ये एक लिए एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन में एक एरिया लिए पी क्यू आर, ठीक है, जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनकी भुजा के, ठीक है, भुजा के अनुपात के, ठीक है, वर्ग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला उम्मीद करेंगे याद होगा, ठीक है, बराबर ए सी का स्क्वायर बटा में पी आर का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि किसी भी दो समरूप त्रिभुजों में, ठीक है, उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, जो क्षेत्रफलों का अनुपात होते हैं उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात 9/4 है तो ये क्या होगा, इनकी भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है, सबके लिए, ठीक है। तो केवल एक के लिए सॉल्व करो, जब ये स्क्वायर है रूट बनेगा तो रूट में आ जाएगा कितना, 9/4 बराबर क्या, इधर भुजा, तो ए बी बटा में पी क्यू का भुजा, यहाँ पे आएगा 3/2, तो अनुपात आ जाएगा, इसकी जो भुजा का जो अनुपात होगा वो 3/2 आएगा। 3/2 मतलब होता है 3/2, ठीक है। याद कर लो कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, बस इतना ही, 3/2 आएगा। तो उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा, और बाकी रहा फार्मूला पे, तो फार्मूला करोगे। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करोगे और कमेंट करके बताओगे इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, देखो इसका, देखो तुम लोग के लिए हम बना रहे फिगर, देखो फॉर्मूला देखो, सोचो ऐसे बनेगा कि भैया ये ए हो गया और यहां पर बी हो गया, एकदम सिंपल हम कर दे रहे हैं कि ए का मान देखो कितना दिया है, देखो ए का मान दे दिया भैया, ए का मान दे दिया 5 -2 आ गया है, ठीक है। बी का मान कितना है, बी का मान दे दिया है 9, 6 दे दिया है, ठीक है। मिलाने वाली रेखा को 3 संबंधे 1 के अनुपात में बिंदु बी काटता है पी, सोचो मान लो बिंदु पी है, यहाँ पर बिंदु पी है, ये इसको 3, ठीक है, 3 संबंधे 1 के अनुपात में काट रहा है, 3 संबंधे 1 के अनुपात में काट रहा है, ठीक है। तो मतलब कहने का ये है, ये मेरा M1 हो गया, ये मेरा M2 हो गया, ये मेरा X1 हो गया, ये मेरा Y1 हो गया, ये मेरा X2 हो गया, ये मेरा Y2 हो गया। बस तुम्हें बिंदु P का मान पूछा है, तो देखो जो बिंदु P होता है ना, बिंदु P का मान होता है X, Y होता है। और अब उम्मीद करेंगे कर लोगे, M1 का मान तुम्हें 3 रखना है, ठीक है, M2 का मान तुम्हें 1 रखना है, और X1 का मान ये रहा, Y1 का मान ये रहा, X2 का मान ये रहा, Y2 का मान ये रहा, ठीक है। A और B बनाए बिंदु P, फॉर्मूला लिख दें, देखो फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं कि बिंदु P का जो फॉर्मूला होता है X, Y का मान, देखो वो होता है X1 M1, ऐसे लिखो ना, ऐसे कि M2 X1 प्लस M1 X2 अपॉन में, अंदर है तो प्लस करते हैं भैया, ठीक है, फिर M2 Y1 M1 Y2 अपॉन में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, लगा दो, इस फॉर्मूले को आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो लगाना और बताना है कि कितना आंसर आएगा। और जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन मिले ना, तो सबसे पहले बनाया करो फिगर, सबसे पहले फिगर बना के फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, तब जाके चीजें तुम्हें हमेशा के लिए याद रहेंगे और समझ में आएंगी कि हाँ ऐसे किए थे, ये मेरा फॉर्मूला था, तो उससे कंपेयर करेंगे तो X1 Y1 X2 Y2 का मान मिलेगा, M1 M2 का मिल जाएगा, फिर लिखो फॉर्मूला, उसके बाद तुम्हें जिसका मान दिया है उसका मान उठा के उसमें रखो और सॉल्व करो, जो नहीं पता होगा सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करना, बताना कितना आंसर आएगा और फिर कमेंट करना। चलो तो बस आज के लिए इतना ही ना, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छे से, और कोई भी डाउट, मतलब इस सेशन का कोई भी क्वेश्चन होगा जो तुम लोग को नहीं आया होगा, ठीक है, जो डायरेक्ट हो गया होगा शॉर्टकट में ज़्यादा, तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया जाएगा।
कि क्या उसका प्रोसेस होगा, क्या डिटेल होगा। ठीक है, चलो चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा।